Hello students, how are you? Welcome to my channel. This is Himanshu Kumar, your physics teacher. ओके स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक में आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लास 12 क्लास का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसपीपी। एसपीपी को आज हमें डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट। एसपीपी क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है, क्या स्टूडेंट सिस्टम है, कोई एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम ले लो या कोई भी एक सिस्टम है जहां बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। बहुत सारे चार्जेस क्या है प्रेजेंट होंगे और उस बहुत सारे पॉइंट चार्जेस में बहुत सारे चार्ज मिल करके क्या करेंगे, किसी सिंगल चार्ज पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। सपोज करते हैं कि ये मान लो एक सर्कल है या फिर आप डिफरेंट टाइप के कोई भी एक सिस्टम कंसीडर कर लो, उसमें एक कहीं पे भी एक पॉइंट चार्ज यहाँ से लोकेट कर लो। सपोज करते हैं कि एक मान लो कोई सेंटर है और सेंटर पे मैंने कोई क्यू चार्ज यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में कोई भी बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज यहाँ पे पॉइंट चार्ज को मैंने लोकेट कर दिया। अब क्या होगा कि जब उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है कि फर्स्ट वाला चार्ज उस पे फोर्स अप्लाई करे, सेकंड वाला चार्ज उस पे फोर्स अप्लाई करे, थर्ड वाला चार्ज उस पे फोर्स अप्लाई करे। तो सिंगल चार्ज पे जब बहुत सारे चार्ज मिल करके फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस सिंगल चार्ज पे नेट फोर्स कितना होता है, ये हम फाइंड करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। किससे स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से फाइंड करते हैं। कैसे, चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है और सिस्टम में कैपिटल क्यू चार्ज को मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। कैपिटल क्यू चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया है। इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज एंड Qn चार्ज प्रेजेंट है। मान लो इसी को मान लेते हैं Q1 चार्ज है, ये हो गया Qn चार्ज, यहाँ पे रख लिया हमने Q3, 4 एंड 5 चार्जेस ऐसे प्रेजेंट कर लिए। तो इस सिंगल चार्ज से, फर्स्ट वाले चार्ज से सेकंड वाले चार्ज का जो डिस्टेंस था कितना, R1, R2, R3, R5 एंड Rn इस टाइप से है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्जेस सिस्टम है और मैं बड़ा बना देता हूं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये। मान लो स्टूडेंट कोई चार्ज कैपिटल Q है और इसमें बहुत सारे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज एंड Qn चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और ये Q0 चार्ज है मान लेते हैं। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस था वो कितना, सेपरेशन R1, यहाँ से इसका कितना था R2, यहाँ से इसका कितना था R3, यहाँ से इसका कितना था R4 और Rn का कितना था Qn पे Rn था। तो हमें क्या करना है कि अगर ये कोई हमारे पास सिस्टम है तो इस सिस्टम में ये जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उस डिफरेंट डायरेक्शन जो लोकेट किए गए हैं R1, R2, R3, R4 एंड R1 पोजीशंस पे, उसकी वजह से Q0 चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा ये हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn charge present in system at position R1, R2, R3, R4 and Rn। जो हमारे चार्जेस प्रेजेंट थे सिस्टम में उनका पोजीशन क्या था, R1, R2, R3, R4 एंड R1 पे। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मींस अकॉर्डिंग टू द एसपीपी, नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn हमें फाइंड करना होता है। देन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मींस एसपीपी, नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है नेट फोर्स ऑन Q0 चार्ज। Q0 वाले चार्ज पे नेट फोर्स को फाइंड करना है।
कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन क्यू नॉट इज इक्वल टू वेक्टर सम। याद रखना स्टूडेंट, वेक्टर सम करना हमें, नॉर्मल सम नहीं करना, अलजेब्रिक सम नहीं करना है, वेक्टर सम। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन क्यू नॉट करेंगे तो कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला चार्ज इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा था, इट मींस फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q1, दैट वेक्टर फॉर्म, वेरी गुड, प्लस अगेन सेकंड वाले चार्ज की वजह से जब फाइंड करेंगे तो कितना होगा? नॉट टू वेक्टर, और 3 वाले की वजह से थर्ड वाला कितना होगा? F नॉट 3 वेक्टर प्लस F नॉट 4 वेक्टर, एंड कहां तक लेके जाना हमें? F नॉट n तक, F नॉट n वेक्टर। बात समझ में है स्टूडेंट? यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर सिंगल चार्ज पे कोई नेट फोर्स फाइंड करते हैं तो उसका नेट फोर्स हमेशा ऑल चार्जेस के वेक्टर सम के क्या होगा? ऑल चार्जेस के जो फोर्स है उसके वेक्टर सम के इक्वल होगा। सिंपल वाली बात है यार। हम पहले भी 11th क्लास में हम लोग मैकेनिक्स वगैरह पढ़ते थे, रोटेशनल मैकेनिक्स होता था वहां पे, तो हम क्या कहते थे कि अगर सिस्टम का टोटल मास फाइंड करना है तो वो मास सम ऑफ इंडिविजुअल मास प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम होगा। वही चीज है यहाँ पे भी है। अब वहां पे मास था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? फोर्स कर दिया। क्या कर दिया? फोर्स फाइंड कर दिया। तो फोर्स फाइंड किया तो हमने कहा कि अगर पूरा सिस्टम में जितने भी चार्ज प्रेजेंट है सब मिल करके एक पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स का नेट वैल्यू कितना होगा? तो उस फोर्स का नेट वैल्यू जो होगा वो हमेशा ऑल चार्जेस के फोर्स के वेक्टर सम के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बात समझ में? बहुत ही इजी था। तो चलो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। कैसे बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। चलो एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। ये तो समझ गया कि वेक्टर सम के हमेशा इक्वल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले सॉल्व करता हूं। मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल ऐसा और जिस पे Q1 चार्ज यहाँ पे, Q2 चार्ज यहाँ पे, Q3 चार्ज यहाँ पे प्लेस किया। समझना अच्छे से क्वेश्चन को कि Q1, Q2, Q3 चार्ज को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसके सेंटर पे कोई मैंने Q चार्ज प्लेस किया। इस ट्रायंगल के सेंटर पे क्या किया? एक कैपिटल Q चार्ज प्लेस कर दिया। और तीनों ही देखो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। आप चाहो तो नेगेटिव भी कर सकते हो। मैं पहले सिमेट्री चार्ज के लिए बता रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल पे तीनों ही चार्ज जो A, B, C पोजीशन पे मैंने Q1, Q2, Q3 को प्लेस कर दिया पॉजिटिव है। यहाँ पे भी जो चार्जेस रखे हुए हैं वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। अब हमें क्या करना है? ये जो ट्रायंगुलर सिस्टम आप देख रहे हो, इसमें Q1 की वजह से Q पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, Q2 की वजह से कितना होगा, Q3 की वजह से कितना होगा, हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। तो वो फोर्स कहां से फाइंड करना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मेरी ट्रिक को ध्यान से समझना। ट्रायंगुलर सिस्टम हो, स्क्वायर सिस्टम हो या फिर रेक्टेंगुलर सिस्टम हो, किसी भी टाइप का सिस्टम हो, ठीक है, क्लोज पैकिंग का सिस्टम हो, वो हम लोग देख लेंगे। किसी भी टाइप का सिस्टम हो, अगर सिमेट्री चार्ज है, सिमेट्रिकल चार्ज है, मतलब सिमेट्रिकल चार्ज का मतलब प्लस 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 है, माइनस 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 है, सारे चार्जेस सेम नेचर के, और उस सिस्टम के सेंटर पे अगर हमें इनसाइड द सेंटर पे क्या करना है? हमें फोर्स फाइंड करना है सारे सिमेट्रिकल चार्जेस की वजह से। तो ऑलवेज अगर हम बात करें सेंटर पे, कहां पे? सेंटर पे। तो सेंटर यहां पर मैं लिख देता हूं, फॉर सेम चार्जेस force on center will be always 0। ये मेरी बात पहले ध्यान से याद रखना। पहली बात, मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आइडेंटिकल चार्जेस है, प्लस चार्जेस है और उसके सेंटर पे हमें फोर्स फाइंड करना है तो सेंटर पे उसकी फोर्स कितनी हो जाएगी? ऑलवेज 0 हो जाएगी।
क्यों हो जाएगी ये भी देख लेते हैं। इसका मेन रीजन मैं बता देता हूं, साइक्लिक वेक्टर होता है। क्या होता है? साइक्लिक वेक्टर। कैसे फाइंड करते हैं? चलो मानते हैं Q1 की वजह से अगर हम Q पे फोर्स निकालते हैं तो क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि रिपल्सन को फोर्स है। चलो मानो Q2 की वजह से अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे फिर जो फोर्स फाइंड करेंगे वो क्या होगा? बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। Q3 की वजह से Q पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका भी फोर्स कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इस सिस्टम में एक फोर्स ऐसा लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा है, तीसरा फोर्स ऐसा लग रहा है। क्या ये आपको कहीं देखने को मिला था ऐसा फोर्स? ये जो फोर्स है वो किसके किसके बीच है? Q ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। यहां से जो फोर्स निकला, फोर्स ऑन Q ड्यू टू सेकेंड चार्ज। यहां से जो फोर्स निकला इस डायरेक्शन में, ये होगा कितना? फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3 चार्ज। क्या ये साइक्लिक वेक्टर का फॉर्मेशन कर रहा है? यहाँ पे जो साइक्लिक वेक्टर, और साइक्लिक वेक्टर में जब हम किसी भी वेक्टर का सम करेंगे, Q1 FQ2 FQ3, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी हो जाती है? 0। कितनी हो जाती है? 0। ये ऑलरेडी हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। अभी जो बोलो मैंने समझाया वो समझ में आया? 100% आएगा। समझना क्या है इसमें? कुछ नहीं समझना है, बस इतना बात ध्यान रखना है कि अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम पे सिमेट्रिकल चार्ज प्रेजेंट है, उस सिमेट्रिकल चार्ज की वजह से सेंटर पे जब हम नेट फोर्स फाइंड करेंगे तो वो हमेशा एक साइक्लिक वेक्टर का फॉर्मेशन करेगा, और साइक्लिक वेक्टर फॉर्मेशन की वजह से अगर उसका हम नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में सम में निकाले तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एनी डाउट? कोई बात, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलो और भी दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को साइक्लिक वेक्टर ना समझ में आए। एक बात बताओ, ये आपका जो फॉर्मेशन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दे रहा है। अब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं, इसका नेमिंग करते हैं ABC पॉइंट, तो आप पोजीशन वेक्टर को भी अगर मैं फाइंड करूं तो कितना होगा? ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा। तो अगर वेक्टर सम अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या आपको लगता है ये O पोजीशन है सेंटर का, तो OA इज इक्वल टू क्या होगा? OB इज इक्वल टू OC। ये सारे डिस्टेंस क्या इक्वल होंगे कि नहीं? इन दोनों के बीच के सारे जितने भी सेपरेशन है उनके अगर R1 यूनिट वेक्टर, R2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R3 यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे कि नहीं? अगर ये यूनिट वेक्टर इक्वल होंगे तो कैसा होगा? वेक्टर साइक्लिक होगा। और साइक्लिक का वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कोई डाउट वाली बात? हमेशा एग्जाम में कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें सिमेट्रिकल चार्ज आपको दिख रहा हो, कैसा चार्ज दिख रहा हो? सिमेट्रिकल चार्ज हो, आइदर वो ट्रायंगल पे रखा हो, स्क्वायर पे रखा हो, रेक्टेंगल पे रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, अगर उसके सेंटर पे बात की जाए, सेंटर पे, कहाँ पे? सेंटर पे बात की जाए कि उसकी नेट फोर्स कितनी होगी, तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसकी वैल्यू कितनी? ऑलवेज 0। ये हमेशा याद रखना। अब मैं थोड़ा एक वैल्यू वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलो, ये तो था सिमेट्रिकल चार्ज के लिए मैंने बता दिया कि अगर सेम चार्जेस होंगे और उसके वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। चलो भाई, मान लो कि एक स्क्वायर है, यहां पे मैंने स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर पे दे दिया मैंने ABCD। अब क्या कहते हैं, सारे कॉर्नर पे 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी, 16 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी, 16 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी, 16 माइक्रोकूलम यहाँ पे भी हमने चार्ज प्लेस कर लिया जिसका वैल्यू है Q1, Q2, Q3 एंड Q4। ऐसा Q1, Q2, Q3, या फिर इसको क्या कर लेते हैं, 2 कर लो, B है, इसको कर लेते हैं 3 और इसको कर लेते हैं 4। ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर पे मैंने 4 चार्जेस को रखा है। पॉइंट चार्ज है ये 16 माइक्रोकूलम ईच, और इसकी जो फर्स्ट साइड है, यहाँ जो साइड है AB है वो है 0.2 मीटर, फिर उसके बाद BC है 0.2 मीटर, CD का वैल्यू है 0.2 मीटर एंड BA की जो वैल्यू है वो है 0.2 मीटर। ठीक है,
अब आपको क्या करना है कि मैं सेंटर पे नहीं पूछूंगा, पहला वाला क्वेश्चन सेंटर पे था कि सेंटर पे था, ये तो बता ही दोगे कि सर ये तो इक्वल चार्जेस है, सेंटर पे होगा कितना होगा, 0 होगा। नहीं, सेंटर पे नहीं पूछना मुझे पूछना है इस क्वेश्चन में कि चार्ज ए, चार्ज बी, चार्ज सी, ये तीनों मिल करके चार्ज फोर्स वाले चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स ऑन Q4 चार्जेस ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3 फाइंड करना हमें। किस पे फाइंड करना है स्टूडेंट? Q4 पे फाइंड करना है, किसकी वजह से, Q1, Q2 एंड Q3 की वजह से। चलो मान लेते हैं यहाँ पे, अगर फर्स्ट वाला चार्ज फोर्थ वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, क्या आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। अगर सेकेंड वाला चार्ज फोर्थ वाले चार्ज पे यहाँ से अप्लाई करेगा फोर्स, तो किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर थर्ड वाला चार्ज फोर्थ वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन रिपल्सन है, तो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन का फोर्स अप्लाई करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है किसके, फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। एनी डाउट? अगर यहां से अगर मैं फाइंड करूं ये वाला फोर्स, तो ये कितना होगा, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अगर थर्ड वाला चार्ज फोर्थ वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, तो टोटल फोर्स कितना, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। यानी कितने टाइप के हमारे पास फोर्स बनेंगे, कितने फोर्सेज हैं, 3 फोर्सेज, F41, F42, F43, यानी 3 चार्जेस 3 डायरेक्शन में आपके फोर्स अप्लाई करेंगे। तो हमें टोटल नेट फोर्स ऑन फोर्थ वाले चार्ज पे हमें क्या करना है, फाइंड करना होगा। चलो यहां से फाइंड करते हैं। पहला चार्ज फाइंड करेंगे फोर्स किसके लिए बेटा, F41 कितना होगा, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज Q ड्यू टू Q1 चार्ज। अगर वेक्टर फॉर्म में फाइंड करें इसका, 41 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 9 into 10 to the power 9, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 into 16 into 10 to the power -6 into 10 to the power -6 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लिया है। और इसको जब मैंने यहाँ से डिवाइड किया किससे, 0.2 से का होल स्क्वायर किया, तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 58 न्यूटन। कितना आएगा, 58 न्यूटन आएगा। इसको आप फर्स्ट वाला मान लेते हैं। ये कितना निकाला हम लोगों ने, 41। सिमिलरली अगर हम लोग फाइंड करेंगे, आप किसके लिए, 42 के लिए बेटा फाइंड करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला चार्ज फोर्थ वाले चार्ज पे निकालेगा। तो कितना निकालेंगे, फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q1 चार्ज। फिर फोर्थ वाले पे, सॉरी सेकंड वाले के लिए निकालेंगे, तो कितना होगा, F42 वेक्टर कितना होगा, 9 into 10 to the power 9 into 16 into 16 into 10 to the power -6 into 10 to the power -6 अपन कितना हो जाएगा बेटा। अब ये वाला सेपरेशन निकालना है। यहाँ से ध्यान से देखो, क्या ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का क्या कर लेंगे, स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे, 0.2 प्लस 0.2 का इसका टोटल क्या कर लेंगे बेटा, होल स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसका जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वैल्यू आएगा हमारे पास 28 न्यूटन। कितना आएगा, 28 न्यूटन आएगा। कोई डाउट वाली बात नहीं है। यानी 2 फोर्सेस हम लोगों ने फाइंड कर लिया। कौन सा, F41, F42। अब हमें फाइंड करना है क्या, F43। चलो F43 फाइंड कर लेते हैं। फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज Q ड्यू टू Q3, ये बनेगा वेक्टर 4 कितना बेटा, 3। कितना होगा, 9 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 10 टू पावर -6 अपन कितना हो जाएगा, फिर वही होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कितना है 0.2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 58 न्यूटन। इट मींस कि जितना फोर्स 41 पे होगा, उतना ही फोर्स किस पे,
4 3 पे भी होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सेपरेशन देखो इक्वल है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखो वो भी इक्वल है, इन दोनों पे भी चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल, इन दोनों पे भी चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। कोई डाउट वाली बात नहीं है। यानी हमारे पास तीनों फोर्स आ गया, तीनों फोर्स आ गए हमारे पास। चलो भाई यहाँ पे लिखते हैं कितना कितना आया हमारे पास स्टूडेंट। मैं आप पहले लिख देता हूं आपको। F41 कितना आया? 58 न्यूटन। F42 आया 28 न्यूटन। F43 आया 58 न्यूटन। ये तीन फोर्सेस आ गए। अब बोलोगे कि सर इन तीनों की वजह से अगर चौथे वाले चार्ज पे अगर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किए, तीन टाइप के फोर्स निकले यहाँ पे F1 41 42 43, तीनों को उठा के ऐड कर देते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। मैंने कहा कि ये जो फोर्सेस हैं वो हमेशा वेक्टर का सम होना चाहिए। किसका सम होना चाहिए? वेक्टर का। अलजेब्रिक सम नहीं करना हमें यहाँ पे, तो वेक्टर का सम करेंगे तो क्या होगा? ये आप देखो F41 F43 F41 F43 दो अलग अलग डायरेक्शन के फोर्सेस हैं। तो क्या हम इसमें ट्रायंगल ये रूल अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल रूल से इसको फाइंड करेंगे। इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। कोई डाउट वाली बात है ही नहीं है। तो हम लोग फाइंड करेंगे नेट फोर्स ड्यू टू वेक्टर F41 एंड वेक्टर F43, दोनों का इक्वल है मुझे लगता है। 90 डिग्री पे फाइंड करना है। 58 का स्क्वायर 58 का स्क्वायर। बोल बेटा, इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से जो हमारे पास f डैश आया, यहां से जो हमारे पास f डैश आया, ये f डैश जो इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा ये वैल्यू, और थर्ड वाला फोर्स तो ऑलरेडी एक रिजल्टेंट वेक्टर था। तो हम क्या करेंगे? नेट फोर्स ऑन Q4 चार्ज कितना हो जाएगा बेटा? F डैश प्लस F42। अब आप क्या करोगे? F42 का वैल्यू तो हमारे पास है, आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद दोनों वैल्यू को ऐड करो। ऐड करने के बाद इसका नेट आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में डालो। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन बताता हूं मैं यहाँ पे। कुछ काम आप भी किया करिए, सारे काम मुझसे ही कराएंगे तो फिर फायदा क्या है भाई पढ़ने का। चलो एक इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफी पूछे गए। ये सारे क्वेश्चन में भी ऑलरेडी पूछा गया है आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में। एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट के क्वेश्चन को कराते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना हमें? दो आइडेंटिकल चार्जेस को लेते हैं Q एंड Q, जिनके बीच का सेपरेशन कितना मैं कर लेता हूँ R। ये वेक्टर में पढ़ा था हम लोगों ने कूलम्स लॉ में कि दो आइडेंटिकल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उनके बीच का सेपरेशन कितना होता है? R होता है। तो यहाँ पे भी हमने ले लिया। अब वो कहता है कि मेरे पास कोई थर्ड चार्ज Q है, मेरे पास कोई थर्ड चार्ज Q है, और उस थर्ड चार्ज Q को मुझे इस तरीके से प्लेस करना है इनके बीच कि पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। इट मींस उस चार्ज से फर्स्ट वाले आइडेंटिकल चार्ज पे भी उतना ही फोर्स अप्लाई हो, और उस चार्ज से सेकंड वाले आइडेंटिकल चार्ज पे भी सेम फोर्स अप्लाई हो। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा थर्ड चार्ज को प्लेस करो जिससे दोनों ही आइडेंटिकल चार्जेस पे फोर्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक, तो थर्ड चार्ज हमें लेना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं कोई थर्ड चार्ज Q ले लेता हूँ। कितना? Q। और ये पहले वाला आइडेंटिकल चार्ज से इसका सेपरेशन कितना मान लिया? X। तो बाकी का सेपरेशन कितना बचा सेकंड वाले चार्ज के लिए? R माइनस X, R माइनस X। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको बताना है कि इन दो आइडेंटिकल चार्जेस के बीच का वो पोजीशन फाइंड करो, वो पोजीशन फाइंड करो जिसपे कि इस Q चार्ज को रखा जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो जाए? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। इट मींस पोजीशन फाइंड करना हमें। क्या फाइंड करना है? पोजीशन। चलो
फाइंड करते हैं फोर्स एट आर डिस्टेंस। हमें पहले क्या फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप में इस आर डिस्टेंस वाले पे जब दोनों आइडेंटिकल चार्जेस को हमने प्लेस किया था तो वहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 कैपिटल ले लेना, यहाँ पे कैपिटल लिया है, अपन आर स्क्वायर। लेट बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं कि एक तो ये हो गया आर पे निकालना, सॉरी एक्स पे निकालना था ना, हाँ एक्स स्क्वायर। तो अब सेकंड में हम क्या करते हैं, वो वाला पोजीशन फाइंड करते हैं जिसपे सेकंड वाला चार्ज आइडेंटिकल चार्ज है, r माइनस कितना है, x पे है। तो अब हम निकालेंगे, यहां से फाइंड करेंगे फोर्स एट r माइनस x डिस्टेंस, r माइनस x डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये F1 हो गया, ये F2 निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा QQ, एक तो स्मॉल q हो जाएगा ना, Q कैपिटल Q अपन r माइनस x टू द होल स्क्वायर। लेट बी द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हाउ मच। आइए फाइनली मैं इसको फिनिश कर देता हूं और फाइनल वैल्यू पुट करता हूं। तो 1/, k लिख देता हूं, ये k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k कैपिटल Q स्मॉल q अपन x स्क्वायर इज इक्वल टू k स्मॉल q कैपिटल Q r माइनस x टू द होल स्क्वायर। बेटा समझ में आ रहा है, यहाँ से k फिनिश q फिनिश काम कर। कितना इक्वेशन आएगा हमारे पास, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस, ये भी फिनिश 1/x इज इक्वल टू r माइनस x। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे बेटे तो x का पोजीशन आएगा r/2, दैट इज द पोजीशन at which the third charge Q placed to obtain the system in equilibrium. It means दो identical charges जो होंगे उनके बीच में अगर कोई मैं थर्ड चार्ज को प्लेस कर देता हूं तो थर्ड चार्ज को प्लेस करने में तो थर्ड चार्जेस को जब हम लोगों ने प्लेस्ड किया तो थर्ड चार्ज वो पोजीशन कौन सा था बेटा, r/2। इट मींस इन दोनों के ठीक बीचों बीच, इन दो आइडेंटिकल चार्जेस Q कैपिटल Q के ठीक पॉइंट सेंटर में अगर कोई चार्ज प्लेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा। बात समझ में आई, वेरी गुड। चलो भाई ओके, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, मेरे व्हाट्सएप पे आया कि सर व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो फाइंड करूं तो उसका वैल्यू कितना होगा। चलो अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछते हो अच्छा लगता है, वो भी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन है बेटा, वी हैव टू फाइंड हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का हमें वैल्यू फाइंड करना है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो पहले हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन। अपन मान लेते हैं कि उसका सेपरेशन r था तो r² लिख लिया। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं तो इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। और r का वैल्यू अगर मैं ले लूं तो कितना 1 मीटर पे ले लेता हूं। चल, अगर इसे में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की तो उसका वैल्यू होता है g into m1 m2 अपन r², क्योंकि दोनों ही स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी यही होगा।
और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो होगा 3.1 × 10⁻31 kg और r मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी 1 मीटर ले लेते हैं। अब इन दोनों का जब मैं रेशियो फाइंड करूंगा ऐसे इस वैल्यू पे, तो आपका इन दोनों का रेशियो आएगा Fe रेशियो Fg इक्वल तो नहीं कहूंगा, टेंस टू कहूंगा 10⁻40। आप वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप इसको वैल्यू पुट करो, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1.6 × 10⁻19, ये दो बार पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, जी का वैल्यू 6.68 × 10⁻11 यहाँ से पुट करेंगे, पुट करने के बाद m1 m2 का वैल्यू 3.1 × 10⁻31 इंटू 3.1 × 10⁻31 r की वैल्यू 1, दोनों का अगर रेशियो फाइंड करेंगे 10:40 आएगा। कोई डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बात समझ में आ गई, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। चलो अच्छा लगा। एक टॉपिक और रह गया, मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। डेफिनेशन बेस्ड है, प्रैक्टिकल वो है। मेथड ऑफ चार्जिंग मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इसमें। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, इसमें स्टार्टिंग का दो तो मतलब इजी है और थर्ड वाला समझना है हमें। फर्स्ट जो मेथड ऑफ चार्जिंग होता है उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड चार्जिंग बाय कंडक्शन and third charging by induction। ये 3 टाइप के हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग होते हैं स्टूडेंट। एक होता है बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। क्या होता है इसमें, मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर देता हूँ। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें दो बॉडी चार्ज तो होंगे बट किसकी वजह से, फ्रिक्शंस की वजह से। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पे, मान लो ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, ए है बी है, ठीक है। अभी ये क्या है कि अनचार्जड, मतलब कि चार्ज है लेकिन मुझे पता नहीं है कि कितना चार्ज है इस पे। बट जैसे ही इन दोनों के बीच में मैं क्या करता हूँ, फ्रिक्शन क्रिएट करता हूँ। फ्रिक्शन का मतलब दोनों को रगड़ना स्टार्ट करता हूँ, रब करना स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होता है कि कुछ चार्जेस यहाँ से इस पे ट्रांसफर होते हैं, कुछ B टू A ट्रांसफर होता है, और मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ, सेकंड वाला बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई बॉडी चार्ज हो रहा है तो उस मेथड को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, वो एग्जांपल है कॉम एंड स्मॉल पीस ऑफ पेपर वाला। जैसे किसी कॉम है और कॉम को हम अगर हेड से रब करते हैं तो रब करते हैं वहां फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो जो कॉम है वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद जब उस चार्ज कॉम को स्मॉल टीनी पीस ऑफ पेपर के पास हम ले करके जाते हैं तो वो टीनी पीस ऑफ पेपर को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो जो मेथड हो रहा है चार्जिंग का, जिसकी वजह से अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, वो कौन सा है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकेंड आते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का क्या मतलब है, क्या फंक्शन है भाई इसमें। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब दो बॉडी को चार्ज तो करेंगे बट किसी थर्ड सोर्स की वजह से, किसी थर्ड सोर्स की वजह से। कैसे, मान लो स्टूडेंट ये बॉडी ए था, ये बॉडी बी था, और इस बॉडी से हमें चार्ज करना है इस बॉडी को। तो यहां से अगर प्लस माइनस चार्जिंग बॉडी हो गया, अगर बॉडी को चार्ज करना है तो ऐसा नहीं है कि इसको रब करना, ये रबिंग का प्रोसेस नहीं है, फ्रिक्शन वाला कंडीशन नहीं है। इसमें इन दो बॉडी को किसी थर्ड बॉडी या सॉरी किसी थर्ड सोर्स से कनेक्ट करेंगे। कैसे, मान लेते हैं कोई वायर लगा देते हैं, यहाँ पे कॉपर वायर ले लिया है मैंने, क्या लिया है, कॉपर वायर। फर्स्ट वाले बॉडी को सेकंड वाले बॉडी के कांटेक्ट में लाया विद द हेल्प ऑफ थर्ड सोर्स। थर्ड सोर्स यहाँ पे क्या था, कॉपर वायर मैंने यूज किया है। सपोज कर कि दो बॉडी है, दोनों बॉडी को किसी मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया,
और कनेक्ट करने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर किसी थर्ड सोर्स की हेल्प से अगर हम लोग किसी दो बॉडी को चार्ज करते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। बात समझ में? वेरी गुड। चल आते हैं इंडक्शन मेथड पे। इसको बोलते हैं टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या होगा बात समझना। ये एक ऐसा फेनोमेना है जब दो बॉडी को हम चार्ज करते हैं किसी थर्ड बॉडी की वजह से। इसमें भी थर्ड बॉडी यूज होगा, बट जो थर्ड बॉडी है वो फर्स्ट वाले बॉडी या सेकंड वाले बॉडी के एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं आएगा। जैसे अभी कंडक्शन में क्या देखा हम लोगों ने, दो बॉडी था, दोनों बॉडी को कॉपर वायर से कनेक्ट किया तो एक्चुअल कांटेक्ट में आया वो। बट यहाँ पे बॉडी चार्ज होगा लेकिन विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। उसमें एक्चुअल कांटेक्ट क्या होगा? नहीं होना चाहिए। कैसे होगा? चल मान लेते हैं, मान लो कि ये बॉडी है, ए बी बॉडी मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें प्लस माइनस दोनों ही चार्जेस है, प्लस माइनस जोड़, या फिर एक पहले सिंपल मेथड से समझते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपके लिए। चल यहाँ पे कोई एक बॉडी कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक, ये बॉडी है और इसमें प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं। क्या है? प्लस माइनस दोनों चार्जेस हैं, लेकिन इसको विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट हमें सेपरेट करना है, दो अलग अलग पार्ट में हमें डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? एक यहाँ पे कोई थर्ड सोर्स लाते हैं, कोई बॉडी है जिसपे मान लेते हैं कि प्लस चार्ज, ऐसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और मैंने कहा इस बॉडी में प्लस माइनस दोनों चार्ज है। तो जैसे ही इंडक्शन मेथड में आएंगे तो वो इसके कांटेक्ट में नहीं है, थर्ड वाला बॉडी ये फर्स्ट वाले बॉडी के एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जैसे इसके नियर बाय में लेकर के आएंगे तो ये बॉडी क्या करेगा कि अपोजिट चार्जेस को, माइनस चार्जेस यानी अपोजिट चार्जेस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और सेम चार्जेस को रिपेल कर देगा। रिपेल कर दिया इसने। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही सेकंड वाला बॉडी फर्स्ट वाले बॉडी के कांटेक्ट में आया तो इसमें अपोजिट चार्जेस अपीयर्स नियर टू द बॉडी एंड सेम चार्जेस अपीयर्स फार फ्रॉम दिस बॉडी। ये ऐसा टेम्पररी होता है, ये टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन है, परमानेंट नहीं है कि एक बार ऐसा चार्ज कर दिया तो दोनों अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद क्या देखा हमने कि इस प्रोसेस में क्या होता है, विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट हमने सारे चार्जेस को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। बात समझ में आई स्टूडेंट? अब मान लेते हैं दो बॉडी कांटेक्ट में है पहले से ही, उनको अलग अलग चार्ज को हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। तो वो भी मैं समझा देता हूँ। चल अब तुम्हें पता नहीं है कि मैंने एक दो बॉडी यहाँ पे कांटेक्ट में ले लिया, बॉडी ए एंड बॉडी बी, इस पे बहुत सारे चार्जेस हैं, प्रेजेंट है, प्लस माइनस दोनों है, किस पे क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसको सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? किसी थर्ड बॉडी को हम लाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस बॉडी आ गया, थर्ड वाला बॉडी प्लस के यहाँ पे नियर बाय में रखा, तो नियर बाय में रखा तो ये इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्ट। टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या बताया? अगर पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी को मैंने रखा है तो ये क्या करेगा? सारे नेगेटिव चार्ज को एक बॉडी पे कर देगा और सेम चार्जेस प्लस वाले को ऐसे सेपरेट कर दिया। तो जैसे हमने ये देखा कि जब फर्स्ट वाला बॉडी सेकंड वाले बॉडी के कांटेक्ट में आया, मतलब एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं आया, मैंने उसमें नियर प्लेस में रखा, तो ये क्या किया कि अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट किया, सेम चार्जेस को रिपेल करके सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको बॉडी को जब अलग अलग कर देंगे ए और बी बॉडी, तो हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट वाला बॉडी कैसा? नेगेटिव चार्ज और सेकंड वाला बॉडी पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप के इलेक्ट्रिफिकेशन को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। पहले क्या था कि दोनों मिक्स थे, मिक्स दोनों ही बॉडी प्लस माइनस मिक्स था, उस मिक्सअप को हमें सेपरेट करना था। तो सेपरेट करने के लिए हमने किसी थर्ड बॉडी का इस्तेमाल किया, यहाँ पे थर्ड बॉडी चार्ज बॉडी को यहाँ प्लेस किया। तब हमने क्या देखा कि विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट जितने भी चार्जेस थे वो क्या हो रहे थे? सेपरेट हो रहे थे। अगर ये प्लस था तो माइनस वाले को अट्रैक्ट कर रहा था और प्लस वाले को रिपेल करके साइड करता था। फिर जब इन दोनों बॉडी को अलग अलग किया हमने, तो हमने क्या पाया
कि ये एक बॉडी फुल्ली क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा वाला बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन है। इट मींस द फेनोमेनन इन विच temporary electrification occurs in which the same charges appear far from the first body and the opposite charges appear near to the first body। बात समझ में आई स्टूडेंट? वेरी गुड। तो इस टाइप से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर दिया। फर्स्ट पार्ट में मैं समराइज कर देता हूँ क्या क्या मैंने डिस्कस कर दिया आज। मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर दिया आपको चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म, एसपीपी मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हम लोग अपना सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए क्या करना है आपको ये बात पता ही है। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।